एक बार की बात है। पहाड़पुर में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम गरीब जरूर था, लेकिन था बहुत बुद्धिमान और मेहनती, जो बहुत मन लगाकर खेती करता था। पर एक साल पहाड़पुर में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, जिसके कारण विक्रम की सारी फसल खेत में ही बर्बाद हो गई और वो कर्ज के तले दब गया। इतना सारा कर्ज कैसे चुकाऊं? विक्रम बहुत दुखी और परेशान था, क्योंकि कर्जदार रोज उससे आकर अपने पैसे मांगते थे। विक्रम, आज तो मैं अपना पैसा लेकर ही जाऊंगा। पर मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। मुझे कुछ दिन का समय दे दो, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। 1 हफ्ते का समय देता हूँ। अगर तुमने मेरा कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हारा खेत मैं ले लूंगा। नहीं नहीं, ले दे के एक खेत ही तो बचा है मेरे पास। मैं किसी भी तरह 1 हफ्ते में आपका कर्ज चुका दूंगा। विक्रम ने सेठ को पैसे वापस करने का वादा तो कर दिया, पर उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। और देखते ही देखते 1 हफ्ता गुजर गया, लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं हुआ। सेठ तो फिर से पैसे मांगने आ गया। अब क्या करूं? कहीं छुप जाता हूं। विक्रम, अरे कहाँ चले गए? लगता है पैसे देने के डर से भाग गया। पर कितने दिन भागेगा? मैं कल फिर आऊंगा। उस दिन तो विक्रम छुप के बच गया, लेकिन सेठ की अगले दिन फिर आने की बात सुन वो घबरा गया। आज तो बच गया, पर कल कैसे बचूंगा? एक काम करता हूँ, शहर जाकर कुछ काम करके थोड़े दिनों में वापस आकर इसके सारे पैसे चुका दूंगा। तुरंत जंगल के रास्ते शहर के लिए रवाना हो गया। चलते चलते रात हो गई। तभी अचानक से उसे तरह तरह की डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें कैसी हैं? इससे पहले कि विक्रम कुछ सोच पाए, वहीं झाड़ियों के पीछे से एक खतरनाक शेर उसके सामने आ गया। विक्रम डर के मारे कांप रहा था। शेर से जान बचाने के लिए विक्रम जंगल की ओर भागा और शेर उसके पीछे। विक्रम भागता हुआ शेर से बचने की जगह खोज रहा था। तभी उसकी नजर जंगल के बीचों बीच एक पुराने बंगले पे पड़ी, जो देखने में ही डरावना लग रहा था। इस जंगल के बीच ये बंगला किसका है? कहीं कोई भूतिया बंगला तो नहीं? इसके अंदर जाऊं कि नहीं? पर इससे पहले कि विक्रम कुछ सोच पाए, शेर बिल्कुल उसके पास आ गया और जोर जोर से दहाड़ने लगा। अब क्या करूं? आगे भूत, पीछे शेर, कहां जाऊं? बंगले में ही जाना उचित होगा। क्या पता इसमें कोई भूत ना हो और ये सिर्फ मेरा वहम हो। विक्रम शेर से अपनी जान बचाने के लिए बंगले के अंदर चला गया। अंदर पहुंचते ही उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था, क्योंकि बाहर से बंगला जितना डरावना लग रहा था, अंदर से वो उतना ही खूबसूरत था, बस थोड़ा पुराना था। वाह, क्या बंगला है! कोई है? अरे सुनो, कोई है? भाई मैं मुसाफिर हूँ, बुरा ना मानो तो आज रात यहाँ रुक जाऊं। बाहर मेरे पीछे एक शेर पड़ा है। अरे कुछ तो जवाब दो। लगता है यहाँ कोई नहीं रहता। फिर तो मैं यहाँ जितने दिन चाहे रह सकता हूँ। बंगले में किसी को नहीं पाकर विक्रम खुश हो गया, और होता भी क्यों ना, आखिर उसे सेठ और शेर दोनों से छुपने की जगह मिल गई थी। वह आराम से वहां सोने की तैयारी करने लगा। विक्रम बेफिक्र होकर आराम से गहरी नींद में सो गया। तभी अचानक वहां अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगती हैं और आसपास एक धुआं उठता है और धुएं से एक भूत बाहर आता है। पर विक्रम इन सब से बेखबर आराम से सोता रहता है। भूत उसे गौर से देखता है। बड़े दिनों के बाद आज कोई इंसान महल में आया है। आज इसे खाकर मैं अपना पेट भरूंगा। उठ जाओ इंसान, बहुत हो गया आराम, अब मैं करूंगा तुम्हारा काम तमाम। विक्रम इतनी गहरी नींद में सोया था कि भूत के बार बार उठाने से भी उसकी नींद नहीं खुली। यह देख भूत बहुत गुस्सा हो गया और अपने भूतिया शक्तियों से उसे उठाने लगा। ये कैसा इंसान है जो भूत से डरकर भी नहीं उठ रहा? अभी दिखाता हूँ एक भूत की असली ताकत। ये ऐसे नहीं मानेगा। अभी दिखाता हूँ। कौन है? कौन है? मैं हूँ यहाँ का मालिक, राजा शक्ति सिंह का भूत। भूत? क्या तुम सच में भूत हो? और ये बंगला? हाँ, मैं सच में भूत हूँ और ये बंगला एक भूतिया बंगला है, जिससे आज तक कोई इंसान जिंदा बाहर नहीं जा सका। और अब तुम्हारी बारी है। आज मैं तुम्हें खाके अपना पेट भरूंगा। क्या मुझे खाओगे?
अब तैयार हो जाओ मेरा भोजन बनने के लिए। लगता है ये भूत मुझे खाकर ही मानेगा, पर बचने के अंतिम उपाय करके देखने में क्या हर्ज है। तो तुम मुझे खाना चाहते हो? हाँ, वैसे अभी मेरे मरने का समय आया तो नहीं है, पर फिर भी तुम मुझे खुशी खुशी खाओ। मैं भी यही चाहता हूँ, इसलिए तो यहाँ आया हूँ। मतलब मुझे एक ऋषि का वरदान है कि मैं मर के भूतों का राजा बनूंगा, और वैसे भी इस इंसान की जिंदगी से अब मैं तंग आ गया हूँ। मुझे भूतों का राजा बनना है। भूतों का राजा? हाँ, और भूतों का राजा बनकर मैं तुम्हें मेरी नींद तोड़ने की ऐसी कठोर सजा दूंगा कि फिर किसी की नींद तोड़ने लायक नहीं रहोगे। आखिर विक्रम की चाल काम कर गई और भूत उसकी बातों से डर गया। नहीं, ऐसा मत करना। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। ठीक है, पहले ये बताओ कि इतने बड़े महल में कोई खजाना है कि नहीं? हाँ, मेरे महल का सारा खजाना मैंने भूत बनने के बाद भी संभाल कर रखा है। ठीक है, सारा खजाना लेकर मेरे साथ चलो। अगर तुमने मेरी सेवा अच्छे से की और मैं खुश हुआ, तो भूतों का राजा बनने के बाद मैं तुम्हें अपना मंत्री बना दूंगा। जैसी आज्ञा महाराज। भूत विक्रम की बात मान बंगले का सारा खजाना लेकर उसके साथ उसके घर चला गया। खजाना मिलने के बाद विक्रम ने सबसे पहले सेठ का कर्जा चुकाया और खुशी खुशी अपनी जिंदगी सुखी होकर बिताने लगा। अब उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और भूत की वजह से कोई उसे परेशान भी नहीं करता था। इस तरह विक्रम ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके भूत से भी बच गया और अपनी सारी समस्याएं भी हल कर ली, क्योंकि अब वो गरीब नहीं, अमीर हो चुका था। एक समय की बात है, बादशाह अकबर बीरबल के साथ रात को घूमने निकले। कुछ दूर जाने के बाद बादशाह अकबर ठिठुरने लगे। ये देख बीरबल ने उनसे पूछा, क्या हुआ बादशाह, आप ठिठुर क्यों रहे हैं? ठंड से बीरबल, इस साल कुछ ज्यादा ही ठंड है। ठंड तो हर साल ही रहती है महाराज, पर महल के अंदर आपको पता नहीं चलता। एक बार अपनी प्रजा से पूछकर देखिए, असली ठंड का सामना तो वो करते हैं, हम नहीं। वो इस ठंड का सामना कैसे करते हैं बीरबल? उन्हें तो अब आदत हो गई है महाराज, सर्दी हो या गर्मी या बरसात हो, वो सब हंसते हुए सभी मौसम का सामना कर लेते हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि वो इतनी सर्दी का सामना हंसते हुए कैसे कर लेते हैं। पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि जो भी इस कपकपाती ठंड में पूरी रात नदी के ठंडे पानी में खड़ा रहेगा, हम उसे इनाम देंगे। जो आज्ञा महाराज। अकबर की आज्ञा से अगले ही दिन बीरबल ने पूरे राज्य में ये ऐलान करवा दिया, सुनो सुनो सुनो, बादशाह का ऐलान सुनो। जो भी इस ठंड में नदी के ठंडे पानी में रात भर खड़ा रहेगा, बादशाह उसे बहुत सारा इनाम देंगे। सुनो सुनो सुनो। सबने बादशाह का ऐलान सुना, पर ठंड इतनी ज्यादा थी कि किसी की ये हिम्मत नहीं हुई कि वो ये चुनौती स्वीकार कर सके। पर जब राज्य के गरीब धोबी ने ये बात सुनी, तो उसने तय किया कि वो ये चुनौती स्वीकार करेगा। अगर मैं किसी तरह पूरी रात पानी में खड़ा रह गया, तो बादशाह के इनाम से मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। बस एक रात की ही तो बात है। धोबी को ये यकीन था कि वो बादशाह अकबर की इस चुनौती को पूरा कर सकता है, इसलिए वो बिना देर किए बीरबल के पास पहुंच गया। तो तुम इस चुनौती को स्वीकार करते हो? हाँ बिल्कुल। सोच लो, एक बार चुनौती स्वीकार कर ली तो पीछे नहीं हट सकते। मुझे मंजूर है, मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो आज रात ही तुम्हारी परीक्षा होगी। रात को नदी आ जाना। जो आ गया जी। धोबी के जाने के बाद बीरबल ने तुरंत बादशाह अकबर को जाकर बताया कि धोबी ने उनकी चुनौती स्वीकार की है। और जैसा कि धोबी को कहा गया था, वो रात होते नदी में पहुंच गया, जहां बादशाह अकबर और बीरबल दोनों उसका इंतजार कर रहे थे। जहां पनाह की जय हो, मैं पानी में जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। आज्ञा है। अब हम तुमसे सुबह मिलेंगे। हमारा सैनिक यहीं रुकेगा ताकि तुम पर नजर रख सके, इसलिए कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना,
वरना तुम्हें कठोर दंड का सामना करना पड़ सकता है। जी जहाँपना। बादशाह के जाते ही धोबी नदी के ठंडे पानी में उतर गया। रात बीतती गई और ठंड बढ़ने लगी। धोबी ठंड के मारे ठिठुर रहा था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा। और सुबह होते ही सिपाही उसे बादशाह अकबर के पास ले गया। अद्भुत! तुमने बादशाह की चुनौती को बखूबी निभाया। जहाँपना, इसे इसका इनाम जरूर मिलना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसे इसका इनाम जरूर मिलेगा। मैं प्रसन्न हूँ। पर मुझे ये तो बताओ कि इतनी ठंड के बावजूद तुमने इस कठिन कार्य को किया कैसे? तुम्हें ठंड नहीं लगी? क्या तुम्हें सारी रात नींद भी नहीं आई? ठंड तो लगी जहाँपना, पर सारी रात नदी के किनारे महल के कमरे में जल रहे चिराग को देखता रहा और इस तरह जागते हुए सारी रात नदी के ठंडे पानी में गुजारी। धोबी की ये बात सुनकर बादशाह क्रोधित हो गए। तो तुम चिराग की गर्मी लेकर सारी रात पानी में खड़े रहे और अब इनाम चाहते हो? धोखा दिया है तुमने मुझे, और मैंने पहले ही कहा था कि धोखा देने का मतलब दंड होगा। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे और बंद कर दो कारागार में। माफी जहाँपना, पर मैंने धोबी गिड़गिड़ाता रहा, पर बादशाह ने उसकी एक न सुनी और सिपाहियों ने उसे कारागार में बंद कर दिया। बीरबल चुपचाप ये सब देखता रहा, क्योंकि उसे पता था कि धोबी के साथ ये गलत हो रहा था। बीरबल ने उसे न्याय दिलाने की सोची। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आया, जबकि उस दिन दरबार में एक जरूरी सभा थी। बीरबल कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। वो तो आज दरबार में आए ही नहीं जहाँपना। क्या? पर बीरबल तो ऐसा कभी नहीं करता। सिपाही, जाओ और बीरबल को दरबार में आने को कहो। जो आज्ञा जहाँपना। सिपाही बीरबल को बुलाने गया और उसके पास जाकर बादशाह का संदेश सुनाया। जहाँपना ने आपको दरबार में याद किया है। जहाँपना को जाकर बोल दो कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ। जैसे ही खिचड़ी पक जाएगी, मैं उसे खाकर तुरंत दरबार में हाजिर हो जाऊंगा। जैसी आज्ञा। सिपाही वहाँ से तुरंत दरबार पहुँचा और जैसा कि बीरबल ने उसे कहा था, उसने बादशाह को बता दिया। जहाँपना की जय हो। बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं और वो खिचड़ी पकते ही उसे खाकर आएंगे। खिचड़ी? ठीक है। बादशाह अकबर बहुत देर तक बीरबल का इंतजार करते रहे। सुबह से शाम हो गई, लेकिन बीरबल दरबार में नहीं आया। धीरे धीरे बादशाह अकबर को संदेह होने लगा, क्योंकि बीरबल कभी ऐसा नहीं करते थे। उन्होंने खुद जाकर पता लगाने की सोची। बीरबल आखिर ऐसी कौन सी खिचड़ी बना रहा है जो दिन भर में नहीं पकी? बात कुछ और है। मुझे खुद जाकर देखना चाहिए कि आखिर बीरबल कर क्या रहा है। बादशाह अकबर बिना देर किए बीरबल के पास पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने जो देखा वो देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे आग जल रही है। पेड़ के सबसे ऊंची डाल पर एक मटका टंगा है और बीरबल पास में एक खटिये में लेटा आराम कर रहा है। बादशाह ये देखकर अचंभित हो गए। बीरबल, ये क्या तमाशा है? सैनिक ने तो कहा था कि तुम खिचड़ी पका रहे हो। जहाँपना की जय हो। उसने बिल्कुल सत्य कहा। मैं खिचड़ी ही पका रहा हूँ। ये देखिए, भला ऐसे भी कभी खिचड़ी पकती है? आग नीचे लगी है और मटका ऊपर टंगा है। ऐसे खिचड़ी कैसे पकेगी? माफ करें जहाँपना, जरूर पकेगी। वैसे ही पकेगी जैसे कि धोबी को महल के दिए से गर्मी मिली थी। क्या? अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई थी। वो समझ गए कि बीरबल ने ये सब बस उनको अपनी गलती का एहसास दिलाने के लिए किया था। वही गलती जो उन्होंने उस धोबी को सजा देकर की थी। उन्होंने अपनी गलती मानकर बीरबल को गले लगा लिया। मैं समझ गया बीरबल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और एक बार फिर तुमने अपनी बुद्धिमानी से मुझे मेरी गलती का एहसास दिला दिया। उस धोबी के साथ मैंने बहुत अन्याय किया, पर अब मैं उस गलती को जरूर सुधारूंगा। बादशाह ने तुरंत उस धोबी को कारागार से निकालने का आदेश दिया और अपने पास बुलाया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, पर अब मैं न्याय करूंगा। बीरबल, इसने मेरी कठिन चुनौती को बखूबी पूरा किया है, इसलिए इसे इसका पूरा इनाम अभी के अभी दिया जाए।
जहांपनाह की जय हो, जय हो। इस तरह धोबी को बीरबल की वजह से उसका इनाम और बादशाह अकबर को उसका सबक मिल गया। धोबी अपना इनाम लेकर खुशी खुशी वहाँ से चला गया। जंगल के एक पेड़ में दो तोते रहते थे, टीटू और मिट्ठू। टीटू बहुत समझदार और कर्मठ था, जबकि मिट्ठू बिल्कुल ही आलसी था, जो हर काम को आगे टाल दिया करता था। हम देखते हैं टीटू अपनी चोंच में घास लेकर अपना घोंसला ठीक करने आता है और मिट्ठू को आराम से डाल पर सोते हुए देखता है। मिट्टू, तुम अभी तक आराम कर रहे हो? बरसात का मौसम आने वाला है, जल्दी से अपना घोंसला ठीक कर लो, वरना पानी से कैसे बचोगे? हाँ हाँ, कर लूँगा। इतनी भी जल्दी क्या है? अभी तो बरसात आने में बहुत समय है, जब आएगा तो देखूंगा। अभी मुझे आराम करने दो। किट्टू, मेरे बच्चे, क्या हुआ? मैं बेल से पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गया। तभी टीटू की नजर पेड़ के नीचे पड़ती है और वो देखता है पेड़ की जड़ से एक बेल उगाया है, जो धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ रहा है, जिस पर उसका दूसरा बच्चा बिट्टू लटका हुआ है। टीटू बेल देखकर घबरा जाता है। ओह, ये बेल कब उगा? बिट्टू, जल्दी वहाँ से नीचे उतरो। अगर ये बेल बढ़ते बढ़ते ऊपर हमारे घोंसले तक पहुँच गया, फिर तो कोई भी ऊपर चढ़ सकता है। कहीं कोई शिकारी इस बेल से ऊपर चढ़ गया तो हम सबको पकड़ के ले जाएगा। कुछ तो करना पड़ेगा। टीटू घबराकर तुरंत ये बात मिट्ठू को बताने गया, पर मिट्ठू अभी तक सो रहा था। उसके बच्चे घोंसले से उसे देख रहे थे। इतनी बड़ी मुसीबत हो गई है, लेकिन इस मिट्टू को सोने से फुर्सत ही नहीं है। मिट्टू, 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 उठो। हाँ, कौन है? क्या हुआ? अरे मैं हूँ टीटू, मेरे साथ जल्दी नीचे चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। हाँ हाँ, चलता हूँ। इतनी जल्दी क्या है? अभी अभी तो सो के उठा हूँ, थोड़ा आराम तो कर लेने दो। सोने के बाद भी आराम? अरे जल्दी चलो, वरना आराम करने के लिए ये घोंसला और तुम दोनों ही नहीं रहेंगे। मतलब ऐसा क्या हो गया? वही तो दिखाने आया हूँ। अब चलो मेरे साथ। ये देखो, ये बेल पेड़ पर चढ़ रहा है। हाँ, तो इससे क्या होगा? इसमें डरने वाली कौन सी बात है? बेल ही तो है, चढ़ने दो। अरे अगर ये बेल ऊपर तक चढ़ गई तो कोई भी शिकारी या जानवर इसे पकड़कर ऊपर आ सकता है और हमें पकड़ सकता है। हमें इसे हटाना होगा। चलो इसे काट देते हैं, इससे पहले कि ये और बढ़े। बात तो तुम सही कह रहे हो टीटू, पर अभी तो ये बहुत छोटी है, इतनी जल्दी ऊपर नहीं आने वाली। इसे आराम से कल काट लेंगे। जल्दी क्या है? पर अभी ये बेल नाजुक है, हम इसे आराम से काट सकते हैं। अगर ये बड़ी होकर सख्त हो गई तो फिर हम इसे नहीं काट पाएंगे। अरे काट कैसे नहीं पाएंगे? हमारी नुकीली और तेज चोंच किस दिन काम आएंगे? तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब चलो आराम करते हैं। मिट्टू, चलो उस बेल को काट दें, नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है। हाँ हाँ, काट देंगे, इतनी जल्दी भी क्या है? टीटू के बार बार समझाने पर भी मिट्ठू को बात समझ में नहीं आई, पर टीटू उस बेल को देखकर डर गया था। लेकिन बेल को काटना अकेले उसके बस की बात नहीं थी। हम देखते हैं टीटू चुपचाप टेंशन में नीचे बैठ के पेड़ में चढ़ती बेल को देख रहा है। फिर वो जाके उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन बेल बहुत कोशिश के बाद भी नहीं कटती। ओह, ऐसे धीरे धीरे तो बेल काटने में बहुत समय लग जाएगा। मिट्ठू की मदद के बिना ये संभव नहीं है। टीटू के पास अब और कोई उपाय नहीं था सिवाय मिट्ठू का इंतजार करने के। समय बीतता गया और बेल बड़ा होते हुए पेड़ पर ऊपर चढ़ने लगा। बेल बढ़ता जा रहा है और पेड़ पर ऊपर चढ़ता जा रहा है। टीटू चुपचाप ये टेंशन में देखता रहता है। फिर कभी अपनी चोंच से उसे काटने की कोशिश करता है तो कभी अपने पंजे से उसे हटाना चाहता है, पर सफल नहीं हो पाता। टीटू हार कर फिर से मिट्ठू के पास जाता है। टीटू मिट्ठू के पास जाता है और देखता है वो आराम से बैठ के चने खा रहा है। वो टीटू को देखता है। टीटू मेरे दोस्त, आओ आओ चने खाओ। मिट्ठू, हमारे ऊपर इतना बड़ा संकट आने वाला है
और तुम यहाँ मजे से चने खा रहे हो। वो बेल बढ़कर बिल्कुल ऊपर आ गया है, हमें उसे काट देना चाहिए। अच्छा, वो बेल, तुम अभी तक उसी की चिंता में हो? वो अभी भी बहुत नीचे है। तुम चिंता मत करो, हम मिलकर उसे काट देंगे। अभी अभी चने खाए हैं, थोड़ा आराम तो कर लूं, फिर इसके बारे में सोचते हैं। मिट्ठू ने अपने आलस के कारण फिर एक बार टीटू की बात टाल दी। टीटू वहाँ से फिर से निराश होकर अपने घोंसले में चला गया। बेल बढ़ते हुए ऊपर उनके घोंसले तक पहुँच जाता है। टीटू ये देखता रह जाता है और कुछ ही दिनों में वो बेल उनके घोंसले तक पहुँच गया। टीटू ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया। ये बेल तो हमारे घोंसले तक आ गया। अब ये पेड़ रहने के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। टीटू को खतरा समझ में आ चुका था और उसने अपने बच्चों के साथ उस पेड़ को छोड़ने का फैसला कर लिया और मिट्ठू के पास गया। टीटू मिट्ठू के पास जाता है। मिट्ठू, अब ये पेड़ हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। बेल हमारे घोंसले तक आ गया है। मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ, इससे पहले कि बेल के सहारे कोई शिकारी ऊपर चढ़कर हमें पकड़ ले। मैं तो कहता हूँ तुम भी अपने बच्चों को लेकर मेरे साथ चलो। टीटू, तुम बेकार में परेशान हो रहे हो। यहाँ इस जंगल में कोई नहीं आने वाला। घर छोड़कर जाने की क्या जरूरत है? शिकारी को आना होता तो अब तक आ भी जाता। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मिट्ठू अपने आलस के कारण फिर से टीटू की बात नहीं सुनता। टीटू अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चला जाता है और जैसा कि टीटू को डर था, एक दिन जंगल में एक शिकारी आया और शिकार की तलाश करने लगा। उसी समय उसकी नजर मिट्ठू के बच्चों पर पड़ी और उसने उन्हें पकड़ने की सोची। वाह, कितने सुंदर तोते के बच्चे हैं। इन्हें मैं पकड़कर अपने साथ ले जाऊंगा। मेरे बच्चे इनके साथ खेलकर बहुत खुश होंगे। शिकारी उसी बेल के सहारे पेड़ पर चढ़ जाता है और चुपके से मिट्ठू के बच्चों को पकड़ के पिंजरे में डाल देता है। बचाओ बचाओ पापा। रुको रुको, मेरे बच्चों को छोड़ दो, छोड़ दो। मिट्ठू चिल्लाता रहा लेकिन शिकारी ने उसकी एक न सुनी और उनके बच्चों को अपने साथ लेकर चला गया। मिट्ठू अब रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। काश मैंने टीटू की बात मान ली होती, मेरे बच्चे। और इस तरह मिट्ठू को अपने आलस के कारण अपने बच्चों से हाथ धोना पड़ा।